हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस सेट 4 में 65 क्वेश्चन प्लस उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं वो भी डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन फ्रेंड्स शानदार और जानदार क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है। ये कथन किसका है? GDH कोल का, हेरिस, रॉबसन, फ्रेडरिक। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा GDH कोल का है। किसका है? GDH कोल का है। इसको याद रखिए। स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। बिल्कुल सही है 73वें संविधान संशोधन से। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ये 74वें संविधान संशोधन से स्वीकार किया गया। इसमें सही उत्तर को चुनिए फ्रेंड्स और बताइए। इसका सही आंसर केवल सी है, यानी कि इसका एक सही है। 73वें संविधान संशोधन से पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? देखिए फ्रेंड्स और बताइए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/4 महिलाओं की आबादी के अनुपात में परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार कुल स्थानों का 1/3। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कुल स्थानों का 1/3 है, यानी कि 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर, या नाबार्ड द्वारा। इसमें देखिए और बताइए पंचायतों के राजस्व के कौन कौन से स्रोत हैं। वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, यहाँ से भी प्राप्त होता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, यहाँ से भी प्राप्त होता है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, यहाँ से भी प्राप्त होता है। राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर पंचायतों को राजस्व प्राप्त होता है। नाबार्ड से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, नाबार्ड से पंचायतों को राजस्व प्राप्त नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर ये सही है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पंचायतों को राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में भूमि प्रबंधन समिति को परिभाषित करती है? धारा 2 भामी, धारा 2 पामी, धारा 2 खामी, धारा 2 फामी। बताइए फ्रेंड्स, किस में परिभाषित करती है भूमि प्रबंधन समिति को? धारा 2 भामी। याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर ये सही है। इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं? देखिए फ्रेंड्स, किस समिति ने क्या सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय थी। बिल्कुल सही है। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय थी। ये भी सही है। पीके थुंगन समिति में राज्य सूची में पंचायती राज की बात की थी। राज्य सूची में पंचायती राज की बात की थी। देखिए फ्रेंड्स, इसको एलएम सिंघवी ने संवैधानिक दर्जा की बात की। तो इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी गलत है, यानी कि पीके थुंगन समिति ने राज्य सूची में बात नहीं की थी। पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में नहीं बल्कि केंद्र सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। किसमें फ्रेंड्स? केंद्र सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी, ना कि राज्य सूची में। पीके थुंगन समिति आई कब थी? 1988 में आई थी। कब आई थी? 1988 में आई थी। इसको भी याद रखिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। त्रिस्तरीय थी। बिल्कुल सही है। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। 2 स्तरीय, ये भी ठीक है। एलएम सिंघवी समिति 1986 में आई थी। संवैधानिक दर्जा की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 24 मार्च को, 24 फरवरी को, 24 अप्रैल को, 24 मई को। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है, बहुत सरल क्वेश्चन है। 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए फ्रेंड्स। वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी था। बताइए फ्रेंड्स, वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणी था। कौन था? ग्रामीणी था। बहुत सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? संसद को, स्थानीय स्वशासन को, राजनीतिक दलों को, चुनाव को? तो फ्रेंड्स, मालूम होगा आपको, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। किस वर्ष गांव को आत्मनिर्भर एवं संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम स्तर पर किया गया? 1961-62 में, 1960-61 में, 1963-64 में, 1965-66 में? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा 1960-61 में। 1960-61 में। इसको याद रखिए, 1960-61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए।
11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या कितनी है? बताइए फ्रेंड्स, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, तो बताइए 27 है, 29 है, 32 है, 34 है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है बहुत सरल क्वेश्चन है, 29 विषय दिए गए। कितने? 29 विषय दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, क्षेत्र पंचायत की कार्यों में किसे शामिल किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, शौचालय निर्माण, कीटनाशक दवाओं का वितरण, कुटीर व लघु उद्योग का विकास, उपयुक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स, पंचायत क्षेत्र के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा इन सभी को शामिल किया जाता है। शौचालय निर्माण, कीटनाशक दवाओं का वितरण, लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए कि पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, वित्त आयोग द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, तो बताइए किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा राज्य विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल, याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होती है? ग्राम सभा की बैठक के लिए कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होती है? 1/2 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/5 सदस्य, 1/4 सदस्य। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 1/5 सदस्य कितने होती है, कितने आवश्यकता होती है गणपूर्ति के लिए? 1/5 सदस्य की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण कौन करता है? पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण कौन करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा अधिकारी पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण करता है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा निर्वाचन अधिकारी करता है। कौन करता है? निर्वाचन अधिकारी। मतदान स्थल का निर्धारण निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। बताइए फ्रेंड्स, किसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचायतों में अनुसूचित जाति व जनजाति की स्त्रियों के लिए एक तय आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? बताइए फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? देखिए इसमें अनुच्छेद 243 घ में, अनुच्छेद 243 घ में, अनुच्छेद 243 घ के 2 में, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 घ के 2 में, अनुच्छेद 243 घ के 2 में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, मध्यवर्ती या जिला स्तर पर, मध्यवर्ती या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? कि इसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत के अध्यक्षों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अपने में से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अध्यक्ष को चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। किनके द्वारा? निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है अध्यक्ष को चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन वर्णित है। बताइए फ्रेंड्स, कैसा है? आदेशात्मक है या स्वविवेकी है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा ये आदेशात्मक है। कैसा है? ये आदेशात्मक है। ये केवल आदेशात्मक उपबंध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? केवल आदेशात्मक उपबंध में 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य था। अब आपको बताना है कुटीर ज्योति कार्यक्रम जो था उसका उद्देश्य क्या था? बिजली कनेक्शन देना, पानी कनेक्शन देना, अनाज देना, केरोसिन देना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिजली कनेक्शन देना। क्या देना? बिजली कनेक्शन देना। किसका उद्देश्य था? कुटीर ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ग्राम पंचायतों में विकास योजना का क्या उद्देश्य है? सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास। ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक व व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आंसर डी सही है। ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक व व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 14वें वित्त आयोग के अनुसार प्रदर्शन अनुदान, कौन सा अनुदान? प्रदर्शन अनुदान कितना निर्धारित किया गया? 90%, 70%, 40%, 10%। प्रदर्शन अनुदान बताइए फ्रेंड्स कितना निर्धारित किया गया 14वें वित्त आयोग के अनुसार? फ्रेंड्स याद रखिएगा 10% है। कितना है? 10% है। 90-10 याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, किस वित्त आयोग से ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें शुरू हुई थी? आयोग की सिफारिशें शुरू हुई थी। देखिए फ्रेंड्स बताइए किस वित्त आयोग से? 10वें वित्त आयोग से, 9वें वित्त आयोग से, 8वें वित्त आयोग से, 7वें वित्त आयोग से? किस वित्त आयोग से? 10वें वित्त आयोग से। ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें स्टार्ट हुई थी 10वें वित्त आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? देखिए फ्रेंड्स 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है?
केसी नियोगी, केसी पंत, एन.के. सिंह, वाई.वी. रेड्डी। बताइए फ्रेंड्स कौन है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है। केसी नियोगी किस वित्त आयोग के अध्यक्ष है? फ्रेंड्स आपको मालूम होगा केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। किसके? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और केसी पंत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। केसी पंत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। कौन से? वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। इनको भी याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। देखिए फ्रेंड्स कितना सरल क्वेश्चन है। संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून पारित किया? ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों के लिए बताइए फ्रेंड्स। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 243 आई वाई, 244 एम में, 243 आई में, 243 सी में, 243 डी में, 244 ए में, 244 जी में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 243 आई वाई। ठीक है फ्रेंड्स, 243 आई वाई याद रखिए फ्रेंड्स। यानी कि 243 आई 73वें संविधान संशोधन पंचायतों के लिए है, वहीं 243 वाई 74वें संविधान संशोधन नगर पालिकाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी? बताइए फ्रेंड्स राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1996 में, 1994 में, 1992 में, 1993 में। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 1993 में। कब की गई थी? 1993। याद रखिए फ्रेंड्स इसका आंसर डी सही है। यानी कि 1993 में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। राज्य पंचायती राज अधिनियम में अधिकांश कराधान के अधिकार किसको दे रखे हैं? अधिकांश कराधान के अधिकार किसको दे रखे हैं राज्य पंचायती राज अधिनियम में? जिला पंचायत को, ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा ग्राम पंचायत को। किसको दे रखे हैं? ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जीवित जन्म से तात्पर्य है? बताइए फ्रेंड्स जीवित जन्म से क्या तात्पर्य है? माता के निष्कर्षण के पश्चात उत्पाद सांस लेता है, जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर सी सही है। यानी कि दोनों सही है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। कोई भी व्यक्ति जन्म अथवा मृत्यु के रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि को तलाश करवा सकता है? देखिए फ्रेंड्स निःशुल्क शुल्क देकर तलाश नहीं किया जा सकता। तलाश नहीं किया जा सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा शुल्क देकर तलाश करवा सकता है। कोई भी व्यक्ति जन्म अथवा मृत्यु के रजिस्टर किसी भी प्रविष्टि को तलाश करवा सकता है शुल्क देकर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की उपयोगिता है? जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की क्या उपयोगिता है? प्रशासनिक प्रयोजन में, जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम में, जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम में, माता व शिशु के प्रसव के बाद देखभाल में, माता व शिशु के प्रसव के बाद देखभाल में, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी सही है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है? किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा आंध्र प्रदेश में। किस में है? आंध्र प्रदेश में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में ई गवर्नेंस के संदर्भ में सत्य है? भारत में ई गवर्नेंस के संदर्भ में सत्य है। देखिए फ्रेंड्स क्या क्या सत्य है। भारत में ई गवर्नेंस के लिए मुख्य जोर वर्ष 1987 में दिया गया था। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क NIC नेट के लॉन्च द्वारा प्रदान किया गया था। सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए, सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स इसमें सभी कथन सत्य हैं। इसमें सभी कथन सत्य हैं। यानी कि इसका आंसर डी सही है। भारत में ई गवर्नेंस मुख्य रूप से 1987 से ई गवर्नेंस राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क NIC नेट के लॉन्च द्वारा प्रदान किया गया था। सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। किसी भी गांव का मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए जियो सर्च द्वारा, वात्सल्य द्वारा, जियो फॉरेस्ट, IRCTC। देखिए फ्रेंड्स और बताइए किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा जियो सर्च द्वारा। किसके द्वारा? जियो सर्च द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई? 55 लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर, 20 लीटर। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 55 लीटर। कितने? 55 लीटर आपूर्ति की परिकल्पना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। देखिए फ्रेंड्स गंगा कल्याण योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1995 में, 1946 में, 1997 में, वर्ष 1998 में।
याद रखिए फ्रेंड्स, गंगा कल्याण योजना 1997 में स्टार्ट की गई थी। कब? 1997 में स्टार्ट की गई थी। कौन सी योजना? गंगा कल्याण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना पाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 65-35, 90-10, 60-40, 50-50। फ्रेंड्स याद रखिएगा, 60-40। कितना? 60-40। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों को अंशदान का अनुपात 60-40 में है। कितने में? 60-40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लेट्स की घोषणा किस वर्ष की गई? 1992 में, 1993 में, 1995 में, 1996 में। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 1993 में। कब की गई थी? कब की गई थी? 1993 में। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की थी? किस धारा की बात की जा रही? स्वजल धारा कार्यक्रम। कब स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, 1999 में, 2002 में, 2005 में, 2010 में। कितना सरल क्वेश्चन है, 2002 में। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, सामान्य सेवा केंद्र की विशेषता नहीं है। बताइए फ्रेंड्स, सामान्य सेवा केंद्र की क्या विशेषता नहीं है? ग्रामीण क्षमताओं का निर्माण, निजी क्षेत्र को सेवाएं, ग्रामीण उद्यमता को बढ़ाना, ग्रामीण स्तर पर दवाओं का वितरण। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है, ग्रामीण स्तर पर दवाओं का वितरण ये सामान्य सेवा केंद्र की विशेषताओं में नहीं आता है। ग्रामीण क्षमताओं का निर्माण, निजी क्षेत्र को सेवाएं, ग्रामीण उद्यमता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सामान्य सेवा केंद्र सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में सत्य है। देखिए फ्रेंड्स, क्या सत्य है? सीएससी सामाजिक कल्याण योजनाएं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय शिक्षा आदि सेवाओं की डिलीवरी के लिए पहुंच बिंदु है। की स्थापना पंचायत भवन में किया जा रहा है। समावेशी समाज के निर्माण में सीएससी का सहयोग। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर डी सही है, यानी कि इसके सभी कथन सत्य हैं। सीएससी सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय शिक्षा आदि सेवाओं की डिलीवरी के लिए पहुंच बिंदु है। इसकी स्थापना पंचायत भवन में किया जा रहा है। समावेशी समाज के निर्माण में सीएससी का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, बीपीएल परिवारों से दस्तावेज कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? जिला विकास भवन से, विधानसभा सचिवालय से, पंचायत सचिवालय से। बस आपको मालूम होगा पंचायत सचिवालय से। कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? पंचायत सचिवालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा में बिजली गिरने से हुई मौत का मुआवजा सरकार से दिलाने हेतु दस्तावेज तैयार करने में सहायता कौन करेगा? बताइए फ्रेंड्स, सहायता कौन करेगा? जिला पंचायत सदस्य करेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष करेगा, ग्राम पंचायत सहायक करेगा, ग्राम सभा। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है ग्राम पंचायत सहायक करेगा। कौन करेगा? ग्राम पंचायत सहायक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नागरिक चार्टर के 7 विषयों में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स इन विषयों को याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, पंचायतों में रोजगार सृजन। फ्रेंड्स नागरिक चार्टर के 7 विषयों में क्या शामिल नहीं है? फ्रेंड्स याद रखिए, पंचायतों में रोजगार का सृजन, पंचायतों में रोजगार का सृजन 7 विषयों में नहीं आता है। इन 7 विषयों को फ्रेंड्स हमने पीछे कई बार डिस्कस किए। आप उन वीडियो को भी देखिएगा और इनको अच्छे से याद करिएगा। इन 7 विषयों से संबंधित क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, नागरिक घोषणा पत्र का उद्देश्य है। नागरिक घोषणा पत्र का क्या उद्देश्य है? देखिए इसमें समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना, शिकायत का निपटान। किसका निपटान? शिकायत का निपटान। ए और बी दोनों, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही है? फ्रेंड्स याद रखिए इसके दोनों सही हैं। इसमें क्या है? नागरिक घोषणा पत्र का उद्देश्य है समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना और शिकायतों का निपटारा करना। ठीक है फ्रेंड्स, इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान कितने समय में अनिवार्य है? बताइए फ्रेंड्स, मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान कितने समय में करना अनिवार्य है? देखिए इसमें 3 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में, 21 दिन में। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में। ठीक है, इसको याद रखिए, 3 दिन में मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान 3 दिन में करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है? ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है? देखिए इसमें विजन और मिशन स्पष्ट करना, विजन और मिशन स्पष्ट करना, सेवा मानक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया, सेवा मानक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया, अनुरोध प्राप्त होने पर नामित अधिकारी द्वारा विवरण उपलब्ध कराना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है? फ्रेंड्स इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है। यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए तो उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर डी सही है, यानी कि इन सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? देखिए इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग,
ए और बी दोनों सही है या उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसका आंसर ये सही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। बताइए फ्रेंड्स कब स्टार्ट की गई। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा वर्ष 1999-2000 में, वर्ष 1999-2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कब प्रारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कब प्रारंभ किया गया। देखिए इसमें नवंबर 2019 में, फरवरी 2020 में, मार्च 2021 में, फरवरी 2022 में। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा फरवरी 2020 में। देखिए फरवरी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से ई ग्राम स्वराज योजना कब शुरू की गई। देखिए इसमें 24 अप्रैल 2020 को, 24 अप्रैल 2022 को, 24 अप्रैल 2019 को, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 24 अप्रैल 2020 को। कब स्टार्ट की गई, 24 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन कब आरंभ किया गया। 24 अप्रैल 2022 को, 24 अप्रैल 2023 को, 24 अप्रैल 2021 को, 24 अप्रैल 2020 को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 24 अप्रैल 2022 को। कब किया गया, 24 अप्रैल 2022 को स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम विकास के निम्न में से प्रमुख कार्य हैं। देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं। प्राकृतिक भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग, प्राकृतिक भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग, सुरक्षा और संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, आय सृजन के अवसर। बताइए फ्रेंड्स ग्राम विकास के कौन कौन से कार्य हैं। फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम विकास के ये सभी कार्य हैं, ग्राम विकास के सभी कार्य हैं। प्राकृतिक भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग, सुरक्षा और संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, आय सृजन के अवसर, आय सृजन के अवसर, इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अक्टूबर 1993 को निम्न में से कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया था। निम्न में से कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, कैसा रोजगार, सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा सुनिश्चित रोजगार योजना, कौन सी योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना। सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। वर्ष 2005 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2006 में। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है वर्ष 2005 में। कब स्टार्ट की गई, वर्ष 2005 में। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संशोधित रूप को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई, किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई। देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स किस अवधि तक इसको मंजूरी प्रदान की गई। फ्रेंड्स याद रखिएगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, गांव के आर्थिक विकास के लिए कौन कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं। इको टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन, स्वरोजगार और नियोजन के लिए पात्र युवाओं का कौशल विकास। ए और बी दोनों सही हैं, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स और बताइए कौन सा सही है। इसका आंसर सी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। इको टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन, स्वरोजगार और नियोजन के लिए पात्र युवाओं का कौशल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। स्वामीनाथन समिति, कस्तूरी रंगन समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। गिरधारी लाल व्यास समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, ये क्वेश्चन आपसे ना परीक्षा में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था। फरवरी 2020 में, फरवरी 2021 में, मार्च 2020 में, मार्च 2021 में। फ्रेंड्स याद रखिएगा फरवरी 2020 में। कब स्टार्ट किया गया, फरवरी 2020 याद रखिए। ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ फरवरी 2020 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ग्राम पंचायतों में सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है, कितने टी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है। बताइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायतों के सुशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है। 4T, 5T, 6T या 3T। बताइए फ्रेंड्स कितने टी को लागू किया जा रहा है। फ्रेंड्स याद रखिएगा 5T, कितने 5T। इनको फ्रेंड्स पीछे वीडियो में देखिएगा, इनको याद करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए,
ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स किसने प्रस्तुत की थी? आपको फ्रेंड्स मालूम होगा गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। ग्राम स्वराज की संकल्पना गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। बताइए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। आपको बताना भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फ्रेंड्स आपने कई बार पढ़ा होगा, केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, किसी व्यक्ति द्वारा जन्म एवं मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण किस धारा के अधीन किया जाएगा? तो उसका पंजीकरण किस धारा के अधीन किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स और बताइए, धारा 15 में, धारा 9 में, धारा 13 में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए धारा 13 में। किसमें? धारा 13 में किया जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखिए फ्रेंड्स धारा 13 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र एवं राज्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, लेखपाल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा पंचायत सचिव करते हैं। कौन करते हैं? ग्राम पंचायत सचिव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत अधिकारी से उच्च अधिकारी कौन होता है? यानी कि बीपीओ से उच्च अधिकारी कौन होता है? जो ब्लॉक स्तर पर रहते हुए कार्य करता है। ब्लॉक स्तर पर रहते हुए कार्य करता है। ग्राम सेवक, एडीओ पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी, बी और सी दोनों। बताइए फ्रेंड्स आपको मालूम होगा एडीओ होता है। कौन होता है? एडीओ, जो ब्लॉक स्तर पर रहते हुए कार्य करता है। और जिला स्तर पर अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए फ्रेंड्स, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिसे आप कहते हो डीपीआरओ। क्या कहते हो? डीपीआरओ। इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर भी सही है। ग्राम पंचायत अधिकारी से उच्च अधिकारी जो ब्लॉक स्तर पर रहता है वो एडीओ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए फ्रेंड्स अब यहाँ से देखते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं। फ्रेंड्स इनको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं। देखिए फ्रेंड्स, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। कौन सी बाबा? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 6 जून 2023 को हुई थी। कब हुई थी? 6 जून 2023 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए। कैसा राज्य बनाने के लिए? दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया। कितना? 1000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया। किस योजना में? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना में इसकी शुरुआत 6 जून 2023 को हुई थी। आगे देखिए, ये योजना दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश 5 जिलों में 5 डेयरी एपीओ स्थापित करने की योजना है। फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने की योजना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कब आई थी? 6 जून 2023 को आई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए राशि का आवंटन किया गया। इसको याद रखिए, इस योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए का राशि का आवंटन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट योजना देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। कौन सा मित्र है? उद्यमी मित्र योजना। इसकी शुरुआत 17 जून 2023 को हुई थी। कब हुई थी शुरुआत? 17 जून 2023 को हुई थी। इसको याद रखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना की शुरुआत हुई थी 17 जून 2023 को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है फ्रेंड्स। इस योजना के अंतर्गत 102 कितने 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। तो फ्रेंड्स याद रखिए, कितने मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए? 102 उद्यमी मित्रों को, 102 उद्यमी मित्रों को। आगे देखिए फ्रेंड्स, औद्योगिक विकास नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत निवेशकों को 232 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया गया। फ्रेंड्स इसको याद रखिए, उद्यमी मित्र योजना कब आई थी? 17 जून 2023 को आई थी। कब आई थी? 17 जून 2023 को आई थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। ठीक है, इसमें 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनको भी याद रखिए। अब फ्रेंड्स आप देखिए, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। कौन सी योजना? उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। इसकी शुरुआत 28 अप्रैल 2017 को हुई थी। इसको भी याद रखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 अप्रैल 2017 को। इसमें लाभ किसको मिलेगा? लाभ मिलेगा बीपीएल परिवार की बेटियों को। किसको मिलेगा? बीपीएल परिवार की बेटियों को लाभ मिलेगा। उद्देश्य क्या है? बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना। बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना किसका उद्देश्य है? उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य। कब आई थी? 28 अप्रैल
2017 को आई थी। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म के बाद बेटी को 50,000 रुपए की भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता तथा बेटी की माँ को पर्याप्त आहार पोषण हेतु 5100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी? 5100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इनको भी याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना कब आई थी? 28 अप्रैल 2017 को आई थी। इसमें लाभ किसको मिलेगा? बीपीएल परिवार की बेटियों को मिलेगा। बीपीएल परिवार की बेटियों को मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या था? बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना। क्या देना? बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना। ठीक है, और फ्रेंड्स याद रखिए, बेटी के जन्म के बाद 50,000 रुपए बेटी के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता और बेटी की माँ को पर्याप्त आहार पोषण हेतु 5100 रुपए दिए जाएंगे। कितने? 5100 रुपए दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट योजना देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 2017 को हुई थी। कब हुई थी? 23 दिसंबर 2017 को हुई थी। लाभार्थी कौन होंगे? राज्य के किसान होंगे। लाभार्थी राज्य के किसान होंगे। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य भी याद रखिए, राज्य के 10 लाख किसानों को 5 से 7.5 हॉर्स पावर की सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराना। किस योजना में? उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना में। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना में इसकी शुरुआत याद रखिए फ्रेंड्स 23 दिसंबर 2017 को हुई थी। कब हुई थी? 23 दिसंबर 2017 को हुई थी। और उद्देश्य इसका याद रखिए कि राज्य के 10 लाख किसानों को 5 व 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराना। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट योजना देखिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसकी शुरुआत जनवरी 2020 को हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 2020 को हुई थी। लाभार्थी कौन होंगे? लाभार्थी प्रदेश के जो किसान 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना के शिकार हुए वो उसके लाभार्थी होंगे। उद्देश्य देखिए फ्रेंड्स, राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। कैसी सुरक्षा प्रदान करना? सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता, 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। योजना के पात्र व्यक्ति 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच के किसान होंगे। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच के किसान होंगे। इसको फ्रेंड्स याद रखिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको ना यहाँ से क्या याद रखना कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब आई थी? जनवरी 2020 को आई थी। कब आई थी? जनवरी 2020 को आई थी। इसका उद्देश्य याद रखिए, राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। कैसी सुरक्षा प्रदान करना? सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इस योजना के पात्र व्यक्ति की आयु सीमा क्या है फ्रेंड्स? 18 से 70 वर्ष। 18 से 70 वर्ष, इसको याद रखिए। नेक्स्ट योजना देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। कौन सी? बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत याद रखिए फ्रेंड्स 11 नवंबर 2019 को। कब हुई थी? 11 नवंबर 2019 को यूपी सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना, स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकना। इसमें लाभार्थी की आयु कितनी है फ्रेंड्स? इसको याद रखिए 18 से 65 वर्ष निर्धारित की गई। कितनी? 18 से 65 वर्ष आयु के इसमें लाभार्थी होंगे। इसको भी याद रखिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या याद रखना कि बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कब आई थी? 11 नवंबर 2019 को आई थी। कब आई थी? 11 नवंबर 2019 को आई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में नव युवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना, स्थानीय संसाधनों को विकसित करना, सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों में पलायन रोकना। ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्र और पलायन रोकना। और इसकी आयु सीमा याद रखिए 18 से 65 वर्ष। 18 से 65 वर्ष। नेक्स्ट योजना देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट योजना देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। देखिए फ्रेंड्स, इसका शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2021 को। कब हुआ था? 15 फरवरी 2021 को। इसको भी याद रखिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई। कब की गई थी? 15 फरवरी 2021 को की गई थी। इस योजना के माध्यम से प्रतियोगी युवाओं को IAS, IPS, IAFS, PCS सहित मेडिकल, IIT प्रवेश परीक्षाओं हेतु विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट, लैपटॉप प्रदान किए जाने की घोषणा की। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना, अभ्युदय योजना कब आई थी? 15 फरवरी 2021 को आई थी। इसको याद रखिए। और इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट योजना देखिए, किशोरी बालिका योजना। कौन सी योजना? किशोरी बालिका योजना। इसकी शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2019 में हुई थी। उद्देश्य क्या था? कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उन्हें उचित पोषण प्रदान करना 11 से 14 वर्ष की किसी भी वजह से पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं को
इस योजना में समाहित किया गया। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं के खाने हेतु तो मोटे अनाज, अरहर दाल, देसी घी प्रदान करती है। किशोरी बालिका योजना में स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को वर्ष में 300 दिन संतुलित आहार देने का प्रस्ताव है। योजना में 9.5 रुपए प्रतिदिन प्रति बालिका पर खर्च किया जाएगा। प्रतिदिन प्रति बालिका पर खर्च किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें याद क्या रखना कि किशोरी बालिका योजना कब आई थी? फरवरी 2019 को आई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उन्हें उचित पोषण प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट योजना देखिए, बीसी सखी योजना। कौन सी सखी? बीसी सखी योजना। इसकी शुरुआत 20 मई 2020 को की गई, यानी कि बीसी सखी योजना 20 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर बेहतर रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु, कैसा बनाने हेतु? सुलभ बनाने हेतु बीसी सखी की नियुक्ति की जाएगी। इसमें कार्यरत महिलाओं को 4,000 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह तक वेतन का भुगतान किया जाएगा। कितने माह तक? 6 माह तक 4,000 रुपये प्रति माह की दर से वेतन भुगतान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बीसी सखी योजना से याद रखना है कि 20 मई 2020 को आई थी। महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर बेहतर रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु बीसी सखी की नियुक्ति की जाएगी। अब नेक्स्ट योजना देखिए फ्रेंड्स, नवीन छतरी रोजगार योजना। कौन सी योजना? नवीन छतरी रोजगार योजना। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 18 जुलाई 2020 को हुई थी। कब हुई थी? 18 जुलाई 2020 को हुई थी। इसको भी याद रखिए, कब हुई थी? 18 जुलाई 2020 को हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस योजना के तहत सरकार द्वारा गरीबों, दलितों, मजदूरों, श्रमिकों को धनराशि प्रदान करके आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे वे अपने रोजगार उत्पन्न कर सकें। तो फ्रेंड्स, याद रखिए कि नवीन छतरी रोजगार योजना कब आई थी? 18 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नया सवेरा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16 जून 2017 को। कब हुई थी? 16 जून 2017 को नया सवेरा योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या था? श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना। इस योजना द्वारा समाज के इन वंचित बच्चों के सामाजिक, शैक्षणिक और नैतिक विकास पर भी बल दिया जाता है। किस योजना में? नया सवेरा योजना में। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, नया सवेरा योजना आई कब थी? 16 जून 2017 को आई थी। कब आई थी? 16 जून 2017 को आई थी। उद्देश्य क्या था? श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना। अब नेक्स्ट योजना देखिए, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 नवंबर 2022 को हुई थी। कब हुई थी? 25 नवंबर 2022 को हुई थी। इस योजना के तहत सरकार पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। कितना? 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिए, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना आई कब थी? 25 नवंबर 2022 को आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।